हेलो, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी फॉर द नॉन डिजेनरेट केस की बात कर रहे थे। हमने देखा कि हम डिपेंडिंग ऑन हम कितना एक्यूरेट रिजल्ट चाहते हैं वी कैन गो टू एनी डिज़ायर्ड ऑर्डर ऑफ परटर्बेशन। ओके, तो हमने एक ऑर्डर पैरामीटर लैम्डा इंट्रोड्यूस किया था एच 0 प्लस लैम्डा एच डैश। ओके, और फिर हमने पावर एक्सपेंशन किया था न्यू कैट और न्यू जो इनर्जी आइगन वैल्यू है, और फिर हमें अलग अलग ऑर्डर्स के लिए अलग अलग इक्वेशंस ऑब्टेन हुई थी। ओके, दिस समथिंग लाइक दिस। ये लैम्डा पावर 0 का कोफिशिएंट कंपेयर किया था, तो ये अनपर्टर्ब्ड सिस्टम है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये इसमें अननोन हमारा n1 द कैट करेक्शन और en1 द एनर्जी करेक्शन। ऐसे ही सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन ये है। इसके बाद हम फर्स्ट ऑर्डर वाली इक्वेशन को देख रहे थे। फर्स्ट ऑर्डर वाली इक्वेशन को मैंने थोड़ा रीअरेंज किया था। जो कैट करेक्शन है उनको एक साइड n1 को एक साइड ले आए थे और en1 को एक साइड। ये इसके बाद हमने इस इक्वेशन का इनर प्रोडक्ट लिया था विद दी mth अनपर्टर्ब्ड स्टेट। mth वाला जो अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की जो mth स्टेट है उसके साथ हमने इसका इनर प्रोडक्ट लिया। तो लेट्स लुक फ्रॉम दैट स्टेप फॉरवर्ड यहाँ से। ओके, मेनली पर्टर्बेशन थ्योरी में आप थोड़ा प्रॉपर नोटेशन से आप अकस्टम हो जाएं तो मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड गोइंग ऑन हियर। थोड़ा बस नोटेशन का इशू है, वो आप थोड़ा, और वो जब हम डिराक नोटेशन पढ़ लेंगे, ब्रैकेट नोटेशन एंड ऑल दोज थिंग्स, तो थोड़ा और आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो हमने इसका इनर प्रोडक्ट लिया अगर mth अनपर्टर्ब्ड स्टेट के साथ, मतलब m0 कैट के साथ। जीरो अगेन लेट मी रिमाइंड स्टैंड्स फॉर द अनपर्टर्ब्ड स्टेट्स। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म ऐसा बना। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, माना यहाँ पे खुद दो टर्म है, एक h0 एक्टिंग ऑन n1 और एक en0 मल्टीप्लाइड बाय n1। एक को मैं एक्ट कह रहा हूँ, ऑपरेटर है, एक सिंपली एक नंबर है, मल्टीप्लाइड है, और आप इसका इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं m0 लेफ्ट से आ गया, ठीक है। तो एक टर्म बना m0 h0 n1, m0 h0 n1, दूसरा टर्म विद अ माइनस साइन m0 en0 n1, पर en0 नंबर है, आप उसे बाहर ले सकते हैं, en0 बाहर, m0 इनर प्रोडक्ट विद n1। ऐसे ही राइट हैंड साइड में पहला वाला नंबर है तो नंबर को आप अलग ले सकते हैं, en1 m0 n0, en1 m0 n0, और दूसरा वाला टर्म माइनस साइन m0 h डैश n0, h डैश ऑपरेटर है, उसे आप ऐसे ही शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, तो m0 h डैश n0। तो ये आपके टर्म्स आए। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर में ये इक्वेशन, और एन नॉट जो है अनपर्टर्ब्ड वाले दो आइगन फंक्शंस, दो आइगन स्टेट्स, उनका आप स्केलर प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं। इंटीग्रल लैंग्वेज में ये इंटीग्रल साई m0 स्टार इंटीग्रल साई n0 स्टार डीटा हुआ है। तो अगर हमने पहले ही कहा कि हमारा ओरिजिनल जो अनपर्टर्ब्ड स्टेट्स हैं वो एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये प्रोडक्ट जो है ये डेल्टा mn के बराबर होगा। m और n आपने जिस प्रोडक्ट के साथ इनर प्रोडक्ट लिया, m कहाँ से आया, जिस प्रोडक्ट के साथ हमने इनर प्रोडक्ट लिया, n कहाँ से आया, हम nth स्टेट की करेक्शंस ढूंढ रहे हैं। तो अगर m और n सेम हैं तो तब तो ये 1 बनेगा, अदरवाइज 0। सो ओके, तो अब हमारे फर्स्ट ऑर्डर के दोनों जो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें मतलब हमें चाहिए कैट का करेक्शन n1, स्टेट का करेक्शन n1 और एनर्जी का करेक्शन en1, ये दोनों यहीं से निकल के आएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे इस इक्वेशन को मैंने फिर से रिराइट किया है दिस। ये फर्स्ट टर्म था em0, ये em0 क्यों हुआ, हाँ इसको थोड़ा समझ लें। फर्स्ट टर्म एक्चुअली इतना था, फर्स्ट टर्म इतना था, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं उस पेज के लास्ट में। फर्स्ट टर्म इंटीग्रल लैंग्वेज में अगर आप इसे देखें तो ये इतना है, साई m0 स्टार h0 साई n1। ओके, क्योंकि h0 जो है वो हमारा है हर्मिशियन ऑपरेटर, तो हर्मिशियन होने के कारण हर्मिशियन ऑपरेटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि कहीं पे अगर इस प्रकार का प्रोडक्ट है साई स्टार a, और इधर वाले फंक्शन का नाम ही मैं अलग रख देता हूँ फाई, ठीक है, तो आप ये इतने के बराबर होता है, इंटीग्रल डीटा वगैरह इंप्लाइड, इसको आप इतने से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ ऐसा हो रहा है साई स्टार बेसिकली a इंटू फाई पे एक्ट कर रहा है, a 5 पे एक्ट कर चुका है, फिर जो मिला उसका साई स्टार के साथ प्रोडक्ट और फिर लेकिन अगर a हर्मिशियन ऑपरेटर है तो ये इतने के बराबर भी होता है। आप a को पहले साई पे एक्ट कर दीजिए, यहाँ a 5 पे एक्ट कर रहा है और फिर साई स्टार से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ a साई पे एक्ट कर रहा है, फिर फर्स्ट वाला ये ओवरऑल जो चीज़ बनी उसका स्टार इंटू 5 हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए ट्रू होता है। तो h0 हैमिल्टोनियन है, हर्मिशियन है, तो ये प्रॉपर्टी ओबे करेगा। और h0 साई m0 कितना है, अनपर्टर्ब्ड वाला हैमिल्टोनियन, अनपर्टर्ब्ड वाली mth स्टेट, तो अनपर्टर्ब्ड वाली mth स्टेट मल्टीप्लाइड बाई द एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर द mth स्टेट em0 साई m0। ओके, और इसका स्टार लेना है और साई n1 से मल्टीप्लाई होना है। em0 एक नंबर है, बाहर आ गया, साई m0 स्टार साई n1 डी टाउ का इंटीग्रल, और ये अगेन मैं इनर प्रोडक्ट लैंग्वेज में इसे लिखूँ तो em0 बाहर और ये था साई m0, मतलब m0 का इनर प्रोडक्ट विद दी n1 स्टेट। ओके, दिस ये फर्स्ट टर्म सिंप्लीफाइज लाइक दिस। ओके, ये फर्स्ट टर्म मैंने ये लिख रखा है। लास्ट पेज में
टर्म ये था, वो सिंप्लीफाई होके ऐसा आ गया। सेकंड टर्म जैसा था वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है। थर्ड टर्म En1 था उसमें, और डेल्टा Mn जो इनर प्रोडक्ट आया था M0 N0 का वो। और लास्ट टर्म को एक्चुअली यहाँ मैंने एक शॉर्ट हैंड लिखा है। ये टर्म एक्चुअली मुझे इतना मिला था ये टर्म इतने के बराबर था। पहले इक्वेशन में H डैश N नॉट था, हमने M नॉट के साथ इनर प्रोडक्ट लिया, तो ये यहाँ पे M नॉट N नॉट का ध्यान रखना। मैं खुद कई बार लिखते हुए कई बार M नॉट नीचे लिख दे रहा हूँ, कई बार M नॉट ऊपर। ओके, बी केयरफुल अबाउट दैट। वैसे जिस तरह के नोटेशन से मैंने स्टार्ट किया था, मुझे ये नॉट हमेशा 0 या 1 या 2 हमेशा ऊपर लिखना चाहिए। ओके बस। तो ये लास्ट वाला जो टर्म है H डैश Mn जिसे मैंने लिखा है, उसका एक्चुअल मतलब ये है जिस नोटेशन को हम पीछे यूज़ कर रहे थे। और इंटीग्रल नोटेशन में अगर आप इसका मतलब समझना चाहें तो साई M0 स्टार H डैश साई N0, इसे हम कहते हैं, ये मैट्रिक्स एलिमेंट है ऑफ पर्टर्बेशन। H डैश का मैट्रिक्स एलिमेंट बिटवीन द mth एंड द nth अनपर्टर्ब्ड स्टेट। मैट्रिक्स क्यों कह रहे हैं ये, अगेन जब हम डिराक नोटेशन में जाएंगे और फिर हम मैट्रिसेस निकालेंगे ऑपरेटर्स की, तब वहाँ पे आपको क्लियर होगा। ओके, बट बेसिक आइडिया ये है, H डैश को ऑपरेटर को हम मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। तो जब हम H डैश की मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है, ओरिजिनल आइगन बेसिस में, तो उस समय उसके जो अलग अलग एंट्रीज़ हैं उसमें से जो mnth एंट्री होती है, मतलब mth रो और nth कॉलम वाली जो एंट्री होती है वो इतने के बराबर होती है। ओके, दैट कम्स लेटर, बट अभी ये जस्ट एक शॉर्ट हैंड है। इसको इतना लिखने के बजाय मैंने लिख दिया इसे H डैश Mn, बार बार इतना लिखने से बचने के लिए। ओके, और इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड के दोनों टर्म्स में ये वाला इनर प्रोडक्ट पार्ट सेम है। M नॉट का इनर प्रोडक्ट N1 के साथ वो अलग, EM0 माइनस EN0, और इधर EN1। यहाँ मैंने जिन चीज़ों को अंडरलाइन किया है ये बेसिकली यही हमारे अननोन्स हैं, इनके अंदर ही हमारे अननोन्स हैं। N1 मेरा कैट का करेक्शन है, वही तो हमें निकालना है, और EN1 मेरा एनर्जी का करेक्शन है, जो मुझे दूसरी चीज़ निकालनी है। कैट करेक्शन और एनर्जी करेक्शन ही तो निकालने हैं दिस। ओके, यहाँ पे अगेन मैं रिमाइंड करा दूँ ये चीज़ें क्या क्या हैं। EM0 mth अनपर्टर्ब्ड स्टेट की एनर्जी, EN0 M कहाँ से आया, mth स्टेट से हमने इनर प्रोडक्ट लिया, M हमारी चॉइस थी किस वाले के साथ इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं। EN0 हम सिस्टम को सॉल्व ही इस समय nth वाली स्टेट के एनर्जी और आइगन कैट करेक्शन कर रहे हैं। EN0 ओरिजिनल अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के nth लेवल की एनर्जी। M नॉट N1 इनर प्रोडक्ट है M नॉट। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने नॉट नीचे लिख दिया, कायदे से मुझे ऊपर लिखना चाहिए था, बट ओके आप इसे करेक्ट कर लें। M नॉट mth वाली अनपर्टर्ब्ड स्टेट जो मैंने अपनी मर्जी से चूज़ की थी, जिससे मैंने इनर प्रोडक्ट लिया। N1 nth वाली स्टेट का फर्स्ट ऑर्डर का वेव फंक्शन का या कैट का करेक्शन। ओके, EN1 उसी फर्स्ट nth वाली स्टेट के एनर्जी का फर्स्ट ऑर्डर का करेक्शन। डेल्टा Mn डिराक डेल्टा सिंबल, ओके नॉट द डिराक डेल्टा, सॉरी द क्रोनेकर डेल्टा दिस टाइम, और H डैश Mn ये बेसिकली इसका शॉर्ट हैंड है, मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ पर्टर्बेशन बिटवीन द mth एंड nth स्टेट। ओके, अगर मुझे पर्टर्बेशन पता है H डैश, तो इन प्रिंसिपल मैं इसे इवेल्युएट कर सकता हूँ। अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के वेव फंक्शंस वगैरह तो हमें सारे पता हैं, तो उनको इस्तेमाल करके इसे हम निकाल सकते हैं। ओके, दिस कैन बी डन। ओके, अच्छा, तो ये इक्वेशन, तो अब हमारे सारे रिजल्ट इस इक्वेशन से निकलेंगे। सारे रिजल्ट मतलब हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक कैट का करेक्शन ये N1 और ये EN1, इनको मैंने ब्लैक उससे कलर से अंडरलाइन कर रखा है। ये हमारे दो अननोन्स हैं, बाकी सब नोन है। ओके, तो अब एनर्जी करेक्शन कैसे निकालेंगे? एक्चुअली इसी एक्सप्रेशन से आपका EN1 भी निकल के आएगा और ये N1 जो इस कैट करेक्शन है या वेव फंक्शन करेक्शन है निकल के आएगा। उसके लिए आप एक्चुअली दो अलग अलग चॉइस रखते हैं। एक बार ये M जो है आप N के बराबर रखते हैं, जिस अनपर्टर्ब्ड स्टेट से आपने मल्टीप्लाई किया था उसे आप उसी स्टेट के बराबर सेट कीजिए जिस स्टेट के लिए आप आंसर सीख कर रहे हैं। हम nth स्टेट का आंसर ढूंढ रहे हैं, तो अगर जिस स्टेट से आपने यहाँ पे इनर प्रोडक्ट लिया था वो nth ही स्टेट हो, तब आपको एक आंसर मिलता है। आपको एनर्जी का आंसर ऐसे करके मिलेगा, एनर्जी करेक्शन। और अगर m नॉट इक्वल टू n आप सेट करेंगे कि नहीं mth स्टेट उस nth स्टेट को छोड़ के कोई और स्टेट है, तो फिर आपको मिल जाएगा दूसरा चीज़, मतलब n1 का करेक्शन। लेट्स गो अबाउट दैट। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अगर आप m बराबर n रखें, पुट एनर्जी करेक्शन निकालने के लिए, फर्स्ट ऑर्डर का एनर्जी करेक्शन EN1 निकालने के लिए पुट m इक्वल टू n, तो अगर मैं m बराबर n इस इक्वेशन में रखूँ तो आप चेक कीजिए mth और nth स्टेट एक ही है। m की जगह n, EN0 माइनस EN0 वैनिशेस। बाकी मुझे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये खत्म हो गया। देखो दो अननोन में से एक अननोन खत्म हो गया, तो अगर ये वाला टर्म बचा रहेगा तो आपको EN1 की वैल्यू मिल जाएगी। दैट्स द बेसिक आइडिया, ठीक है दिस। तो ये टर्म खत्म हो गया, m की जगह n रखा, m और n अगर सेम है तो डेल्टा NN विच इज़ इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पे आप आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। डेल्टा NN का मतलब ये नहीं है कि n की सारी वैल्यूज़ के ऊपर सम है। n कोई स्पेसिफिक वैल्यू, माना हम 7th स्टेट के लिए अपना आंसर ढूंढ रहे थे, तो n की वैल्यू 7 है, तो ये वाला टर्म कुछ इस तरीके का है, EN1 डेल्टा M7। और अब मैं कह रहा हूँ नहीं, m भी n के ही बराबर था,
पुट m इक्वल टू n का मतलब क्या है, हमने जिस कैट से बाहर से इनर प्रोडक्ट लिया वो कैट भी हमारा 7th स्टेट का ही था, तो डेल्टा 7 कितना होता है 1, तो दिस, तो en1 इंटू 1, और ये टर्म कितना बचा माइनस एच डैश, m की जगह n, m की जगह n मतलब h डैश nn, तो हो तो गया हमारा काम, m की जगह n रखा, ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड पूरा खत्म हो गया, en1 इंटू 1 माइनस h डैश nn, दिस, ये सिंपली। अगेन मैं यहाँ पे रिमाइंड करा रहा हूँ, डेल्टा nn का मतलब यहाँ पे समेशन नहीं है, ओके, केवल रिपीटेड इंडेक्स को इंडिकेट कर रहा है वो, दिस। तो यहाँ से आपको en1 फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी जो आप निकालना चाह रहे हैं वो सिंपली कितना मिल गया, h डैश nn। इसका नाम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ पर्टर्बेशन बिटवीन दी nth एंड दी nth स्टेट, लेकिन अभी इस नाम को हम चेंज कर देंगे, क्योंकि जैसे h डैश mn का नाम था मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ पर्टर्बेशन बिटवीन mth एंड nth स्टेट, तो इस समय m भी n के बराबर रखा था हमने, तो h डैश nn, तो क्या इसे मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ पर्टर्बेशन बिटवीन nth एंड nth स्टेट बोलना चाहिए, वो भी बोल सकते हैं, पर इसको आप एक बेटर नाम से जानते हैं। h डैश nn का मतलब क्या है, कैट लैंग्वेज में ये n0 h डैश n0, h डैश को nth और nth अनपर्टर्ब्ड स्टेट के बीच में हमने स्क्वीज़ कर दिया। स्क्वीज़ करने का मतलब इंटीग्रल फॉर्म में ये है साई n 0 स्टार, फिर h डैश, फिर साई n 0 डी टाउ। आप इस एक्सप्रेशन को देखें, ये दोनों तरफ एक ही वेव फंक्शन है, इधर साई स्टार, बीच में कोई ऑपरेटर, ये उस ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है किस स्टेट में, साई n 0 स्टेट में। ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है पर्टर्बेशन हैमिल्टोनियन की, किसमें, nth अनपर्टर्ब्ड स्टेट में, किसी आर्बिट्री स्टेट में नहीं, n0 वाली स्टेट में, n मतलब nth स्टेट, 0 मतलब अनपर्टर्ब्ड, nth अनपर्टर्ब्ड स्टेट में पर्टर्बेशन हैमिल्टोनियन की, पर्टर्बेशन वाले पार्ट की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है दिस। तो दिस इज द रिजल्ट, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन फॉर द nth लेवल कितने के बराबर निकलता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ h डैश, h डैश क्या है, पर्टर्बेशन इन दी nth अनपर्टर्ब्ड स्टेट। यू मस्ट रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, क्योंकि बाद में जहाँ हम सीधे इसे अप्लाई करेंगे, हम इसे अप्लाई करना चाहेंगे। en1 फर्स्ट ऑर्डर तक का जो एनर्जी का करेक्शन होता है सिंपली कितना होता है आपका, आप इसे इस तरह से सिम्बॉलिकली इस तरह से इस चीज़ को इमेजिन कीजिए, जब तक पर्टर्बेशन नहीं है, ये हमारा सिस्टम है, हम किसी एक पर्टिकुलर लेवल को देख रहे हैं, nth लेवल को देख रहे हैं, ठीक है, ये nth लेवल है, बाद में पर्टर्बेशन के बाद ये लेवल शिफ्ट हो जाएगा। इस लेवल के शिफ्ट होने का मतलब आप दोनों तरह से समझिए, इस लेवल की एनर्जी पहले en0 थी और इसका कैट था n0, वेव फंक्शन लैंग्वेज में इसका वेव फंक्शन था साई n0, बाद में इसकी एनर्जी हो गई कुछ en, इसका वेव फंक्शन हो गया या कैट हो गया n, और वेव फंक्शन हो गया साई। एनर्जी का शिफ्ट कितना है, फर्स्ट ऑर्डर तक जो एनर्जी का चेंज है वो है en1, नई एनर्जी माइनस पुरानी एनर्जी। अगर मैं en1 निकाल दूं तो पुरानी एनर्जी एग्जैक्टली सॉल्वेबल सिस्टम की एनर्जी में en1 ऐड करके नई एनर्जी पता लग सकती है, तो मुझे ये एनर्जी का करेक्शन पता लगाना है। ऐसे ही कैट का करेक्शन कितना होगा, कैट का करेक्शन भी आप ऐसे सोचिए, अब ये सिंबॉलिक है, एनर्जी तो आप समझ सकते हैं, एनर्जी का लेवल, कैट में इस तरह से फिगर दिखाना सही नहीं है, पर फिर भी दिमाग में समझने के लिए, कैट पुराना कैट कुछ ऐसा था अब वो कैट ये बन चुका है, ठीक है, या वेव फंक्शन, तो ये हमें निकालना है। इस चेंज को, कैट में जो चेंज है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं n1 फर्स्ट ऑर्डर nth वाले कैट में फर्स्ट ऑर्डर का करेक्शन, या वेव फंक्शन लैंग्वेज में साई n1, ओके। तो हमने एनर्जी करेक्शन का आंसर निकाल दिया। एनर्जी करेक्शन का आंसर ये कह रहा है आपको, अगर पर्टर्बेशन अगर स्मॉल है तो जो फर्स्ट ऑर्डर का एनर्जी करेक्शन होता है वो कितना होता है, आप पर्टर्बेशन वाला हैमिल्टोनियन पिक कीजिए h डैश, और इस nth स्टेट में ओरिजिनल जो स्टेट है, और स्टेट मतलब ये या ये, इस स्टेट में खुद इस ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। माना ये 7th स्टेट है, आप 7th स्टेट का एनर्जी का करेक्शन निकालना चाह रहे थे, फर्स्ट ऑर्डर में उसकी एनर्जी में कितना करेक्शन होता है, तो आपका आंसर सिंपली ये है h डैश 77। इसका मतलब क्या है, 7th स्टेट अनपर्टर्ब्ड वाली, 7th स्टेट अनपर्टर्ब्ड वाली, इसके बीच में किसे रख दो, h डैश को। इंटीरियर लैंग्वेज में इसका मतलब अनपर्टर्ब्ड, 0 का मतलब अनपर्टर्ब्ड, 7th वाला अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन विद अ स्टार h डैश, 7th वाला अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन विदाउट स्टार, उसके बीच में h डैश को स्क्वीज़ किया, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के वेव फंक्शन आप निकाल चुके हैं। वहाँ से तो हमने स्टार्ट किया था एग्जैक्टली सॉल्वेबल प्रॉब्लम। h डैश पर्टर्बेशन कितना डिस्टर्ब किया सिस्टम को हमें पता है, तो इन प्रिंसिपल आप ये इंटीग्रल इवेल्युएट कर सकते हैं। यही है आपका फर्स्ट ऑर्डर तक का करेक्शन, किसकी एनर्जी का, 7th वाले लेवल का। आपको 8th वाले लेवल की एनर्जी का करेक्शन चाहिए फर्स्ट ऑर्डर का, h डैश 88, h डैश को साई 80 स्टार और साई 80 के बीच स्क्वीज करके आंसर निकालें। सो दिस इज व्हाट दिस रिप्रेजेंट, द फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शंस आर गिवन बाय दिस, they are given by the
expectation value of the perturbation Hamiltonian in the nth unperturbed state. So try to settle this in your mind. ठीक है this. अच्छा, एनर्जी का करेक्शन कैसे निकला? ये जो इक्वेशन है इसमें हमने m बराबर n पुट किया. अब En1 आपका निकल चुका. आप ये सोचिए ये वैल्यू आपको पता है. इनफैक्ट दिस पॉइंट ऑनवर्ड आप इसे सोच सकते हैं ये h डैश nn के बराबर है. ओके, h डैश nn. अब बचा दूसरा पार्ट. इसको निकालने के लिए आप देख सकते हैं पिछली बार अभी जो हमने केस किया m इक्वल टू n, उसमें लेफ्ट हैंड साइड खत्म हो गई थी. लेफ्ट हैंड साइड वैनिश हो जाएगी तो ये टर्म खत्म हो जाएगा. अगर मुझे अब इस टर्म की वैल्यू निकालनी है, खुद मुझे n1 का करेक्शन निकालना है तो मुझे इस टर्म को सर्वाइव होने देना है. तो ये टर्म सर्वाइव कब होगा? जब m इज़ नॉट इक्वल टू n. ओके, m अगर n के बराबर ना हो, नॉन डिजेनरेट केस है, तो m नॉट इक्वल टू n केस में हमारा ये टर्म सर्वाइव करेगा. तो दूसरा केस हमारा वही है. इस इक्वेशन में अब की बार कैट का करेक्शन निकालने के लिए, n1 निकालने के लिए आप इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए m नॉट इक्वल टू n. डेफिनेटली जिस बाहर से जिस स्टेट के साथ आपने स्केलर प्रोडक्ट लिया अपनी मर्जी से, वो स्टेट nth स्टेट नहीं है. माना n बराबर 7 के लिए हम अगेन सॉल्व करना चाह रहे थे कि 7th स्टेट में कितना करेक्शन होता है. तो एनर्जी करेक्शन निकालते हुए तो जिस स्टेट से हमने बाहर से मल्टीप्लाई किया, ये या ये, वेव फंक्शन लैंग्वेज में ये और कैट लैंग्वेज में ये, जिस स्टेट से मल्टीप्लाई किया हमने कहा ये 7th वाली स्टेट थी. लेकिन कैट का करेक्शन निकालने के लिए ये 7th के अलावा कोई और स्टेट हो सकती है. 6th हो सकती है, 5th हो सकती है, 1st हो सकती है, 2nd, 7th नहीं है. दैट इज m इज नॉट इक्वल टू n. तो अगर मैं m नॉट इक्वल टू n इस इक्वेशन में रखूँ तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी? m अगर n के बराबर नहीं है तो डेल्टा mn हो जाएगा 0. अब की बार en1 दूसरा अननोन जो है वो खत्म हो चुका है. अननोन में इस सेंस में कह रहा हूँ एक साथ दोनों को देखें. वैसे हम en1 निकाल चुके हैं अब तक, बट अगर मैं m नॉट इक्वल टू n ले रहा हूँ तो ये टर्म ही खत्म हो जा रहा है. ओके, तो उस समय फिर एक्सप्रेशन क्या बन रहा है? उस समय एक्सप्रेशन ये रहा. स्टेट का करेक्शन निकालने के लिए दिस ये सब्स्टिट्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. लेकिन इसके अलावा अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आ रहा है. ये एक्चुअली दिस इज़ वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स जो हम इसमें फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर करेक्शन में बार बार यूज़ करेंगे. हमारा अनपर्टर्ब्ड सिस्टम को आप इस तरह से सोचिए, जो मैं आपको पिछले लेक्चर के शुरू में मैंने जहाँ स्टार्ट किया था. अनपर्टर्ब्ड सिस्टम मतलब एच नॉट के बहुत सारे आइगन फंक्शंस हैं, आइगन स्टेट्स हैं. मैं उसे कैट लैंग्वेज में लिखता हूँ 1 0 2 0 3 0 ऐसे होते होते जनरल कोई n0 m0 p0. आप इन्हें माना हाइड्रोजन एटम है, ये एक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके अलग अलग जो वेव फंक्शंस हैं बेसिकली वो हैं. ओके, कैट लैंग्वेज में एच अगर इस पे एक्ट करता है, अलग अलग से इस पे एक्ट करता है, तो आपको यही वाला वापस मिलता है. और मल्टीप्लाइड बाई एनर्जी की वैल्यू, अनपर्टर्ब्ड वाली एनर्जी की वैल्यू है फर्स्ट स्टेट की. अगर वो इस वाले पे एक्ट करता है तो आपको मिलता है 2 0 और एनर्जी की वैल्यू अनपर्टर्ब्ड वाली सेकंड स्टेट की, एंड सो ऑन. इन जनरल इस पे एक्ट करता है, P0 पे एक्ट करता है तो P0 दिस. अब ये जो हैं ये सारे के सारे आइगन कैट्स जो हैं किसके? हमारे हैमिल्टोनियन के जो आइगन कैट्स हैं, या आप इन्हें वेव फंक्शन कह सकते हैं. ये एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कंस्ट्रक्ट करते हैं. कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का मतलब क्या है? आप एक वर्ल्ड इमेजिन कीजिए जिसकी एक एक्सिस है 1 0 और एक एक्सिस है 2 0. अनपर्टर्ब्ड वाला पहला कैट, अनपर्टर्ब्ड वाला दूसरा कैट, अनपर्टर्ब्ड वाला तीसरा कैट, अनपर्टर्ब्ड वाला चौथा. अब मैं तो हम नॉर्मली अगर चाहें भी 3 डायमेंशनल स्पेस तक ही ड्रॉ करते हैं नॉर्मली, पर यहाँ पे हमारा जो स्पेस है ये इसकी डायमेंशनलिटी होगी टोटल नंबर ऑफ कैट्स कितने हैं. माना ये टोटल नंबर ऑफ कैट्स 23 हैं तो आपका स्पेस बनेगा 23. और मोस्ट जनरली तो ये नंबर ऑफ कैट्स जो होंगे ये इन्फिनिटी भी हो सकते हैं, तो आपका स्पेस यहाँ पे इनफाइनाइट डायमेंशनल भी हो सकता है. ये जिस स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ ये कोई एक्चुअल स्पेस नहीं है. बाद में हम देखेंगे इस स्पेस को हम एक्चुअली कहते हैं हिल्बर्ट स्पेस. ये वो स्पेस है जहाँ स्टेट्स रहती हैं सिस्टम की, जो हम आइगन स्टेट्स कहते हैं. ये आइगन स्टेट्स या जनरल स्टेट, मिक्स स्टेट इस वर्ल्ड में रहती हैं, ये इस स्पेस में, इस हिल्बर्ट स्पेस में. तो ये तो हमारी जिन्हें हम कहते हैं आइगन स्टेट्स हैं. हैमिल्टोनियन अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन की जो आइगन स्टेट्स हैं वो ये रही 1 0 2 0 3 0. इन जनरल किसी जनरल स्टेट का नाम P0. अब कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल का सेट का मतलब क्या है? कोई भी आर्बिट्री स्टेट हो, अल्फा कोई भी आर्बिट्री स्टेट है तो उसको आप थोड़ा कंपोनेंट 1 0 का लेके और थोड़ा कंपोनेंट 2 0 का और थोड़ा 3 0 का और थोड़ा 4 0 का, इन सबको सुपरपोज करके बना सकते हैं. जैसे ऑर्डिनरी वेक्टर की दुनिया में आपके जो जिन्हें हम बेसिस वेक्टर कहते हैं, आपके बेसिस वेक्टर होते हैं आई जे के आपको पता है, तो आप किसी भी वेक्टर को बना सकते हैं AI
प्लस बीजे प्लस सी के, थोड़ा कंपोनेंट इसका लिया, थोड़ा इसका लिया, थोड़ा इसका लिया। ऐसे ही अगर ये एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं और ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये मिलके एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते हैं, किसमें, कैट्स की दुनिया में या वेव फंक्शन की दुनिया में, ये बेसिस अपने आप में कंप्लीट है। तो इसका मतलब ये है, अब अगर कोई भी आर्बिट्री कैट हो, अल्फा कोई भी स्टेट है, तो इस स्टेट को आप ऐसा लिख सकते हैं C1 टाइम्स 1 नॉट प्लस C2 टाइम्स 2 नॉट प्लस C3 टाइम्स दिस प्लस CP टाइम्स P नॉट प्लस सो एंड सो ऑन। जैसे ये किया, कुछ कंपोनेंट इनटू पहला वाला बेसिस प्लस दूसरा कंपोनेंट इनटू दूसरा बेसिस। ऐसे ही यहाँ ये बेसिस है, सम कंपोनेंट इनटू पहला बेसिस प्लस सम कंपोनेंट इनटू दिस। आप इसे 2 डायमेंशनल एग्जांपल में सोचिए, माना किसी स्टेट के केवल 2 आइगन कैट्स थे, एक 1 नॉट और एक 2 नॉट। तो अगर इस दुनिया में कोई भी सिस्टम किसी भी आर्बिट्री स्टेट में है, माना वो आर्बिट्री स्टेट ये है अल्फा, ये कहीं भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो इस अल्फा को आप लिख सकते हैं इतना पार्ट 1 नॉट का और इतना पार्ट 2 नॉट का, ठीक है, A टाइम्स या C1 टाइम्स 1 नॉट प्लस C2 टाइम्स 2 नॉट। तो इसको मैंने जनरलाइज किया है जनरल केस में। जनरल केस में टोटल जो हमारे नंबर ऑफ आइगन बेसिस वेक्टर्स हैं वो कितने भी हो सकते हैं, तो मैं इसको सिंपली ऐसे लिखूंगा, समेशन ओवर P CP P नॉट। P की वैल्यू जहाँ से जहाँ तक रन होती होगी, 1 से लेकर केवल 2 तक होगी तो 2, 3 तक होगी तो 3, इन्फिनिटी तक होगी तो इन्फिनिटी तक। तो इसलिए हम रेंज नहीं लिख रही है आपकी किसी भी आर्बिट्री स्टेट को आप अपने बेसिस आइगन कैट्स के टर्म में एक्सपैंड कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कंप्लीट सेट होने का यही मतलब है, ये सेट कंप्लीट है, इसका मतलब किसी भी आर्बिट्री कैट को आप, किसी भी आर्बिट्री स्टेट को आप इनके टर्म में इस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं, ओके। तो ये मैं यहाँ पे यूज़ किया है क्योंकि एज P नॉट का मतलब 1 नॉट भी हो सकता है, 2 नॉट 3 नॉट, जनरल नाम है P नॉट या M नॉट या N नॉट, कुछ भी लिखो, ये एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते हैं। तो इसका मतलब जिस चीज़ को मैं यहाँ दिखा रहा था 1 नॉट 2 नॉट 3 नॉट इन जनरल, तो कोई भी आर्बिट्री स्टेट हो आप उसे इससे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जिस आर्बिट्री स्टेट की बात कर रहा हूँ वो है N1 भी तो एक कैट है। N1 कहाँ पे आया था, हमने कहा हमारा एक्चुअल कैट जो है वो 0th ऑर्डर का कैट प्लस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टर्म, ये भी तो एक कैट है, ये भी तो एक स्टेट है। ये वाला हमें पता है, ये मुझे निकालना है, ये कैसे निकलेगा ये मुझे पता करना पड़ेगा। ये अभी अननोन है, ये आर्बिट्री है, ओके। तो ये अननोन है, लेकिन ये अननोन है, ये इस स्पेस में कहीं ना कहीं तो पॉइंट कर रहा होगा N1 वाला। तो N1 कैसा होगा, कुछ हिस्सा उसमें 1 नॉट का और कुछ हिस्सा 2 नॉट का और कुछ हिस्सा 3 नॉट का और कुछ 4 नॉट का, मतलब उसका इस तरह का एक एक्सपेंशन हम लिख सकते हैं। N1 बराबर समथिंग लाइक दिस। ये कोफिशिएंट्स कितने हैं, ये कोफिशिएंट्स हमें नहीं पता एक्चुअली। अब हमारा एम ही ये हो जाएगा जब मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ अब कि क्योंकि ये कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है, तो जो N1 करेक्शन है, N1 कैट है, जो करेक्शन कैट है वो P0 और CP। लेकिन अब मैंने यहाँ थोड़ा और कोफिशिएंट्स भी साथ में लिखे हैं, आप चाहे तो इस N1 को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं क्लैरिटी के लिए इसे रखना चाहूँगा। इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है N1 जो है ये कितना है, समेशन ओवर P, सारे आइगन कैट्स के ऊपर समेशन किसका, P नॉट, 1 नॉट 2 नॉट 3 नॉट, लेकिन 1 नॉट का कितना हिस्सा है CP और ऊपर मैंने N1 लिखा है। ये इतने कोफिशिएंट्स क्यों अटैच करने पड़ रहे मुझे, C फॉर कांस्टेंट, सम कांस्टेंट, Pth वाली स्टेट का कितना हिस्सा है, 1 नॉट का कितना हिस्सा है, 2 नॉट का कितना हिस्सा है, 3 नॉट का, माना केवल 2 टर्म्स तक लिखूँ 1 नॉट प्लस 2 नॉट, तो यहाँ P की वैल्यू 1 है तो C1 C2। इस N1 के कंपोजिशन में 1 नॉट का कितना हिस्सा है वो ये वाला कोफिशिएंट बताएगा, N1 के ही उसमें 2 नॉट का कितना हिस्सा है वो बताएगा C2। अनपर्टर्ब्ड वाली इस स्टेट का इतना कंट्रीब्यूशन है, अनपर्टर्ब्ड वाली इस स्टेट का इतना कंट्रीब्यूशन। लेकिन ऊपर मैंने फिर ये N1 क्यों लिखा है, ये N1 में इनका कंट्रीब्यूशन है क्योंकि बाद में जब हम सेकेंड ऑर्डर पे जाएंगे तो N2 के लिए भी आप एक ऐसा ही एक्सप्रेशन लिखेंगे। N2 में भी क्या है, 1 नॉट का कुछ हिस्सा है प्लस उसमें 2 नॉट का कुछ हिस्सा है प्लस 3 नॉट का। सेकेंड ऑर्डर का जो कैट का करेक्शन है वो भी कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मलिटी के कारण बेसिस आइगन कैट्स के सम के रूप में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं उन कोफिशिएंट का नाम अगेन माना मैं C ही रखता हूँ, तो पहले वाले कोफिशिएंट को कहूँगा तो C1 ही। अच्छा 1 नॉट का कितना हिस्सा है C1 और 2 नॉट का कितना हिस्सा है 2। अगर मैं ये ऊपर वाला टर्म नहीं लिखता हूँ तो ये C1 और ये C1 में आप भेद कैसे करेंगे, इनको अलग अलग कैसे बताएंगे। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये कोफिशिएंट तो है, फर्स्ट वाला कंपोनेंट कितना है लेकिन किस में, N1 में, सेकंड वाला कंपोनेंट कितना है लेकिन किस में, N1 में। ऐसे ही जब हम N2 के केस में जाएंगे
फर्स्ट वाला कंपोनेंट कितना है C1, लेकिन किस में, N2 में, और सेकंड वाला कंपोनेंट कितना है N2 में 2, और यहाँ भी N2, ओके। और आप प्रॉब्ली एक चीज़ और भी कर सकते हैं, मैं इसे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको N1 कन्फ्यूजिंग लग रहा है, आप इस N1 को सब जगह ड्रॉप कर दो। ये इम्प्लाइड है, हम N1th के लिए अपने कोफिशिएंट्स का नाम C रखेंगे, और इस वाले केस में हम अपने कोफिशिएंट्स का नाम ही चेंज कर देंगे, माना D रख देंगे। ओके, लेट मी गो विद दैट। तो आप अपना एक्सपेंशन सिंपली ये लिखिए, मैंने कॉपी में तो ऐसे काम कर दिया है, बट यू गो विद दिस। N1 जो है आर्बिट्री कैट को हम बेस कैट्स के टर्म में सिंपली इस तरह से एक्सपेंड कर रहे हैं, C1 टाइम्स 1 नॉट। अगर मैं एक आध टर्म तक इसे लिखूँ, C1 टाइम्स 1 नॉट प्लस C2 टाइम्स 2 नॉट प्लस C3 टाइम्स 3 नॉट, और जहाँ तक हमारे बेसिस कैट्स हैं, ओके। तो ये आप इस ऊपर के N1 को भूल जाइए। वेव फंक्शन लैंग्वेज में अगर लिखें तो ये जो हमने चीज़ की है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, साई N1 वेव फंक्शन का जो करेक्शन है थोड़ा सी, और जो उस वेव फंक्शन चेंज हुआ है वो कितने के बराबर है, साई P0, जो अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के वेव फंक्शंस हैं उनका सुपरपोजिशन, C1 टाइम्स साई 10 प्लस C2 टाइम्स साई 20 प्लस C3 टाइम्स साई 30, उन सब का सुपरपोजिशन, ओके। यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट्स हैं CP, अब मैं इनके ऊपर का N1 को रीड नहीं करूँगा, CP कोफिशिएंट्स जो हैं इनको हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ P0 अलॉन्ग N1। इस वेक्टर का कितना कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, अब मैं यहाँ पे वेक्टर टर्म भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक्चुअली ये टर्मिनोलॉजी भी हम इस्तेमाल करते हैं हिल्बर्ट स्पेस में, एक्चुअली ये वेक्टर्स ही हैं। तो इस वेक्टर का कितना हिस्सा इस डायरेक्शन में है, जैसे ऑर्डिनरी स्पेस में, 2 डायमेंशनल स्पेस में अगर कोई वेक्टर है AI प्लस BJ, तो इस A का मतलब क्या होता है, I के कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, इस वेक्टर में X का कंपोनेंट कितना है, I का कंपोनेंट कितना है, I की डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना है। ऐसे ही B क्या है, इस वेक्टर में, इस पूरे वेक्टर में इस डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना है। तो वही चीज़ है, अगर ये ऐसा है N1 है, P0 का कोफिशिएंट कितना है CP, तो CP कोफिशिएंट बेसिकली क्या है, N1 की डायरेक्शन में P0 वाला हिस्सा कितना है, C1 N1 की डायरेक्शन में 10 का हिस्सा कितना है, C2 N1 का कितना हिस्सा 20 डायरेक्शन में, एंड सो ऑन, ओके। लेकिन अब देखो हुआ क्या है, हम कर रहे हैं मेन एनर्जी करेक्शन तो हम निकाल चुके हैं, अब मुझे ये कैट करेक्शन इवैल्यूएट करना है। लेकिन आपने कैट को क्या एज्यूम किया, आपने कहा ये बेस कैट्स के टर्म में इस प्रकार का है। बेस कैट तो आपको पता है, लेकिन आपको ये कोफिशिएंट थोड़ी पता है, ये अननोन जो स्टेट है उसमें कितना हिस्सा 10 का है, कितना 20 का है, कितना 30 का, ये आपको नहीं पता। तो आपने बेसिकली अपना जो इग्नोरेंस है, आपका जो नॉलेज में कमी है, आपने वो सारा का सारा इग्नोरेंस कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, इन कोफिशिएंट्स में। अगर ये कोफिशिएंट पता लग जाएँ तो ये वाला N1 कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। बट इन कोफिशिएंट्स का नंबर कितना है, इन्फिनिटी। इन प्रिंसिपल दिस समेशन कैन रन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स भी हो सकते हैं अगर आपका हिल्बर्ट स्पेस इनफाइनाइट डायमेंशनल है। तो अब आपको किसी तरह से ये कोफिशिएंट्स पता करने हैं। ये कोफिशिएंट्स पता हो गए कि वो अननोन जो कैट है, वो जो करेक्शन कैट है, उसमें कितना हिस्सा 10 का है, कितना 20 का है, कितना 30 का है, कितना 40 का, इन जनरल कितना हिस्सा उसमें P0 का है। अगर मैं ये निकाल सकूं तो ये मेरा कैट क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट। तो अब मैं यहाँ पे 2 चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक जो ये वाली इक्वेशन है, ये इसमें N1, ये N1 कैट की जगह जो हमने इसके लिए एक एक्सपेंशन एज्यूम किया है CP इंटू P0 के ऊपर समेशन, इस प्रकार का, ये वाला N1 को हमने इस प्रकार का जो सपोज किया है, ये इसे मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँगा, और साथ साथ M नॉट इक्वल टू N भी, M जो है mth स्टेट nth के बराबर नहीं है। तो अगर मैं ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली एक साथ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँ तो लेट्स सी व्हाट आई गेट इज़ ओवर हेयर। ये यहाँ मैंने इस फिगर में, उससे पहले इस फिगर में मैंने वही चीज़ दिखाई है। N0 हमारी कोई nth स्टेट थी अनपर्टर्ब्ड, पर्टर्बेशन के बाद वो ये चेंज होकर N बन गई। स्टेट में जो चेंज है फर्स्ट ऑर्डर का वो है N1 कैट। अगेन ये आपको एनर्जी लेवल में तो इस तरह का फिगर दिखाना ठीक है, पर दिमाग में समझने के लिए आप समझ सकते हैं, हाँ कैट में भी कुछ करेक्शन हो रहा है, ये करेक्शन, लेकिन ये करेक्शन हमारा अननोन है, तो इस करेक्शन को हम नोन क्वांटिटीज़ के टर्म में क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। ओके, ये नोन क्वांटिटीज़ हैं। तो अब ये सब्स्टिट्यूट दिस एक्सपेंशन ऑफ द करेक्शन, N1 का जो ये करेक्शन है दिस अलॉन्ग विद M नॉट इक्वल टू N, उसको हम उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो लेट्स सी व्हाट वी गेट। EM0 माइनस EN0, ये टर्म ये सर्वाइव करेगा, EM0 माइनस EN0। N1 की जगह आप वो जो एक्सपेंशन आपने किया है उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। M नॉट इक्वल टू N है तो ये टर्म खत्म हो गया, और ये माइनस H डैश MN। सो दिस इज़ व्हाट आई गेट इज़ ओवर हियर। फर्स्ट टर्म लेफ्ट हैंड साइड का EM0 माइनस EN0, M0, और यहाँ N1 कैट था, N1 की जगह उसका ये वाला एक्सपेंशन, ये
ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया, ये सारा n1 है, ये जिसे मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ, ये n1। राइट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म 0, m इज़ नॉट इक्वल टू n माइनस एच डैश एम। इनफैक्ट दिस पॉइंट वन वर्ड आप हमेशा ध्यान रखिए, ये इक्वेशन तब ऑब्टेन हुई है जब m n के बराबर नहीं है। m अगर n के बराबर होता तो ये वाला टर्म खत्म हो जाता ओके, और यहाँ पे जो जीरो वाला टर्म है ये सर्वाइव करता। तो ये सारा इसके बाद का डिस्कशन जितना हमारा है वो केवल तब वैलिड है जब m क्या है, n के बराबर नहीं है। ओके, इस इक्वेशन को का मतलब क्या है, m0 का आप इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, समेशन का मतलब बहुत सारे टर्म्स हैं। बेसिकली ये टर्म ऐसा है, लेट मी राइट इट क्लियरली, m0 तो एक ही स्टेट है, बाहर से आपने जिस स्टेट के साथ आउटर प्रोडक्ट लिया है, ठीक है। ये जो टर्म है इधर वाला, ये कुछ ऐसा है, C1 1 प्लस C2 2 प्लस सो एंड सो। तो यहाँ m0 का इनर प्रोडक्ट इसके साथ भी बनेगा, प्लस m0 का इनर प्रोडक्ट इसके साथ, प्लस दिस। तो बेसिकली ये बन जाएगा एक टर्म m0 और C1 एक कांस्टेंट है, तो C1 बाहर आ गया, m0 का इनर प्रोडक्ट 1 के साथ, प्लस C2 m0 का इनर प्रोडक्ट 2 के साथ, प्लस C3 m0 का इनर प्रोडक्ट 3 एंड सो ऑन। तो इसे आप समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन CP m0 P0। प्लीज़ चेक, ये इतना बन जाएगा। ओके तो ये लेफ्ट हैंड साइड का जो ये टर्म है ये इतना, आप इस ऊपर के n1 को भूल जाइए, ठीक है। ये n1 कैट में करेक्शन है, लेकिन इसको हम ड्रॉप कर सकते हैं। इसको मैं कैसे करके वो कर लूँगा, मैनेज कर लूँगा। जो सेकंड ऑर्डर में जब हम करेक्शन ढूंढेंगे तो उन कोफिशिएंट्स का नाम ही अलग रख देंगे, C के बजाय उनका नाम D रख देंगे, तो पता लग जाएगा हम फर्स्ट ऑर्डर के करेक्शन ढूंढ रहे हैं, n1 में करेक्शन ढूंढ रहे हैं तो कोफिशिएंट्स का नाम C है, और जब सेकंड ऑर्डर में n2 में करेक्शन ढूंढेंगे तो कोफिशिएंट्स का नाम ही चेंज कर देंगे D। तो दिस वे आप ये ऊपर वाले इंडेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। ओके, दिस राइट हैंड साइड सिंपली इतना, यहाँ पे ये चेंज हुआ। और m0 p0, m0 mth वाला अनपर्टर्ब्ड आइगन कैट, p0 अनपर्टर्ब्ड वाला pth आइगन कैट, इन दोनों का प्रोडक्ट डेल्टा mp। ऑर्थोनॉर्मलिटी के कारण दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू डेल्टा mp। तो बाकी यहाँ कुछ चेंज नहीं किया, दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, अब ये समेशन के अंदर मेरा एक क्रोनिका डेल्टा आ रहा है, और ये हम कई बार यूज़ कर चुके हैं टेंसर और क्लासिकल मैकेनिक्स और बाकी जगह। क्रोनिका डेल्टा क्या करेगा, समेशन में से केवल एक टर्म को सर्वाइव करा के बाहर लाएगा, जिस टर्म में इंडेक्स p रिप्लेस हो जाएगा m से। तो यहाँ ये इस समेशन सीरीज़ में से आपका केवल एक टर्म बाहर आएगा, Cp आएगा बाहर, लेकिन p की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, m से, तो Cm। इस ऊपर के n1 को आप सब जगह भूल जाइए, इस ऊपर के n1 को यू बेटर फॉरगेट इट, ठीक है। तो Cm em माइनस m0 माइनस en0 Cm इक्वल टू माइनस h डैश mn। तो यहाँ से आपको Cm की वैल्यू मिल गई। ओके, Cm कायदे से मुझे इसे Cm वैसे नॉट लिखना चाहिए, अनपर्टर्ब्ड वाले की बात हो रही है, बट mth है दिस। Cm बराबर इतना माइनस एच डैश mn ओवर en0 माइनस em0। मैंने माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लिया इन दोनों को स्वैप करते हुए, दिस। और क्लैरिटी के लिए h डैश mn मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ पर्टर्बेशन बिटवीन mth एंड nth अनपर्टर्ब्ड स्टेट। ये Cm एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ये हमने ये एज्यूम किया था, n1 जो कि मुझे निकालना है वो इस प्रकार का है, समेशन ओवर p Cp p0 C1 टाइम्स 1 0 प्लस C2 टाइम्स 2 0 प्लस C3 टाइम्स 3 0, इस तरह का। तो Cm का एक्सप्रेशन आप पे आ चुका है। C1 की वैल्यू चाहिए, m की जगह 1 रखो, 2 की वैल्यू चाहिए 2 रखो, 3 की वैल्यू चाहिए 3। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखें, ये एक्सप्रेशन तब ऑब्टेन हुआ है जब m नॉट इक्वल टू n है। अगेन लेट मी रिपीट, माना हम 7th स्टेट के करेक्शंस ढूंढ रहे हैं, बाद में आप 6th या 5th या किसी और स्टेट की बात भी कर सकते हैं। ये सिस्टम की 7th स्टेट है, n बराबर 7 की मैं बात कर रहा हूँ, n बराबर 7th स्टेट। तो 7th स्टेट के करेक्शन के लिए इस समय ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन ऑब्टेन हुआ है, इसमें आपकी m की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 5 6 हो सकती है, 7 नहीं हो सकती। m नॉट इक्वल टू n केस के लिए है, फिर हो सकती है 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10। तो m की वैल्यू 7 छोड़ के बाकी सब हो सकती है। तो m की वैल्यू अगर 7 नहीं हो सकती है तो इसका मतलब आपको बाकी सारे कोफिशिएंट्स एक्सपेंशन के मिल चुके हैं, C1 मिल गया, C2 मिल गया, C6 तक मिल गया, फिर सीधे C8, C7 की वैल्यू आपको यहाँ से नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये इक्वेशन, ये सारा रिजल्ट तब वैलिड है जब m n के बराबर नहीं है। वो इनफैक्ट आप यहाँ भी देख सकते हैं, अगर m बराबर n हो, आप 7th स्टेट के लिए करेक्शंस ढूंढ रहे हैं, पर m की वैल्यू भी आप 7 रखें कि अच्छा 7th डायरेक्शन में कोफिशिएंट कितना है, तो अगर आप m की जगह 7 रखें, ये दोनों टर्म बराबर आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं, विच इज़ एब्सर्ड। तो इसलिए ये हमने कोफिशिएंट्स निकाल दिए। हुआ क्या है, थिंक इट दिस वे,
ये N1 जो है, N1 का मतलब 7-1 माना मेरे एग्जाम्पल में, 7th स्टेट का फर्स्ट ऑर्डर का करेक्शन कितना है, हमने ये एज्यूम किया इसमें एक कोफिशिएंट C1 है 1 नॉट, प्लस C2 है 2 नॉट, प्लस ऐसे ऐसे C6 6 नॉट, प्लस C7 7 नॉट, प्लस C8 8 नॉट, प्लस होते होते पता नहीं कहाँ तक। ये वाला जो आपने कैलकुलेशन की इसने आपको C1 दे दिया। C1 की वैल्यू ये लिखी हुई है, C1 की वैल्यू आपको चाहिए होगी, M की जगह 1 रखो, H डैश 17, 7th स्टेट का करेक्शन ढूंढ रहा हूँ फर्स्ट वाली डायरेक्शन में कोफिशिएंट, H डैश 17 ओवर E70 माइनस E10, सब कुछ पता है। 2 चाहिए, M की जगह 2, H डैश 27 E70 माइनस E20, 3 4 5 6 निकल आएगा, 7 नहीं निकलेगा, 8 9 10। तो इन कोफिशिएंट्स में से ये निकल चुका है, तो मतलब ये टर्म आपका पूरा बन चुका है, ये बन चुका है, 3 4 5 6 तक का टर्म भी बन चुका है। ये वाला नहीं बना, ये अभी नहीं बना है, क्योंकि ये रिजल्ट जो आपने निकाला है ये m इक्वल टू n के लिए होल्ड नहीं करता है। n बराबर 7 के साथ वर्क कर रहे हैं तो C7 नहीं मिलेगा यहाँ से, बाकी सारे मिल जाएंगे। तो हमने ये कहा था ना, यहाँ पे हमारा इग्नोरेंस जो था N1 स्टेट का कैट का करेक्शन, हमें बेसिकली ये कोफिशिएंट्स पता करने थे। तो ये कोफिशिएंट्स का नंबर कितना है, वेरी लार्ज, इन प्रिंसिपल इन्फिनिटी। लेकिन हमने वो सारे के सारे कोफिशिएंट पता कर लिए हैं सिवाय एक के। ओके, all contributions that is mixing components in N1 are known except for Cn N1। अगेन मैं इस N1 को काट देता हूँ। इस 7-1 में या इन जनरल N1 में सारे कंपोनेंट्स पता लग गए, C1B C2B C3, सिवाय कौन सा छोड़ के, Cn। खुद N वाला कंपोनेंट कितना मिक्सिंग है उस करेक्शन में वो हमें नहीं पता, बाकी सारे के सारे पता लग चुके हैं दिस। तो अब ये वाला कैसे पता लगेगा, Cn का मतलब क्या है, Cn का मतलब ये है, इस N1 में एक टर्म ऐसा भी आता है, एक टर्म C110, एक टर्म C220, एक टर्म Cn N0 भी आता है। खुद इस करेक्शन वाले कैट में N0 वाले कैट का कितना कंट्रीब्यूशन है, Cn ये बता रहा है आपको। C1 पता लग गया, इस करेक्शन वाले में 10 का पार्ट कितना है। C2 पता लग गया, इस करेक्शन में 20 का पार्ट कितना है। बाकी सारे C पता लग गए, बाकी सारे कैट्स का कंट्रीब्यूशन पता लग गया अनपर्टर्ब्ड वालों का। लेकिन आपको N0 का कंट्रीब्यूशन खुद नहीं पता। आप 7th स्टेट का करेक्शन ढूंढ रहे हो, 7-1 ढूंढ रहे हो, 7-1 में 10 की हिस्सेदारी पता लग गई, 7-1 में 20 की हिस्सेदारी, 30 की, 60 की। लेकिन 7-1 में खुद 70 की हिस्सेदारी कितनी है, उसी वाली की अनपर्टर्ब्ड वाले की कितनी हिस्सेदारी है वो आपको अभी पता नहीं लगी है। ओके, Cn नहीं पता होने का ये मतलब है। अब हम Cn कैसे निकालें, Cn को निकालने के लिए हम यहाँ पे एक दूसरा क्राइटेरिया इस्तेमाल करेंगे, हमारा ऑर्थोनॉर्मलिटी का क्राइटेरिया। हम ये कह रहे हैं जो हमारा वेव फंक्शन है वो या कैट है, नया कैट भी नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। पुराने कैट के साथ हमने ये कंडीशन लगाई थी कि N0 M0 बराबर डेल्टा Mn, और अगर आप दोनों को n ही रखें, N0 N0 बराबर 1, मतलब खुद के साथ इनर प्रोडक्ट कितना बनता है, 1। ये अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की nth स्टेट का कैट था N0, तो इसके नॉर्मलाइजेशन का ये मतलब था। बाद में ये कैट चेंज होके हो गया n है हमारा N0 प्लस लैम्डा N1। यहाँ पे मैं लैम्डा को फिर से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, कैलकुलेशन के लास्ट में लैम्डा को 1 रख देंगे। फर्स्ट ऑर्डर तक जो हमारा कैट होता है, पुराना कैट प्लस करेक्शन टर्म, ये वाला कैट इनिशियल nth स्टेट या किसी भी स्टेट का कैट हमने नॉर्मलाइज कर रखा है इस तरह की कंडीशन से, N0 का इनर प्रोडक्ट कितना, 1। तो हम ये डिमांड कर रहे हैं अब कि नए वाला जो कैट है, ये नया कैट, ये भी क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, ये कैट भी नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। ये एक बहुत रीजनेबल डिमांड है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन। तो अगर इनिशियली माना सिस्टम में एक पार्टिकल था, इफ़ आई कैन से इट दैट वे, तो चाहे पर्टर्बेशन करें ना करें, पार्टिकल तो सिस्टम में ओवरऑल एक ही रहेगा, तो आप स्टेट को स्टिल नॉर्मलाइजेशन उसका डिमांड कर सकते हैं इन अ सर्टेन वे। ओके, तो मैं इस स्टेट की नॉर्मलाइजेशन की डिमांड करूँगा, लेकिन ये डिमांड हम केवल फर्स्ट ऑर्डर तक करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर तक मतलब क्या है, आप इस स्टेट को जरा एक्सपेंड करके ऐसे लिखिए, ये इतना है, तो इसका करस्पॉन्डिंग जो जिसे हम इसका डुअल वेक्टर या ब्रा वेक्टर कहते हैं, जिस n को मैं ऐसे लिखता हूँ, वो कितना होगा, N0 प्लस लैम्डा टाइम्स। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे करता हूँ, ये मैंने कर रखा है। n नया जो कैट है वो अनपर्टर्ब्ड प्लस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन मल्टीप्लाइड बाई ऑर्डर पैरामीटर लैम्डा N0। अब N1 को हमने कैसे वो किया, हमने कहा N1 को हम इस तरह का एक एक्सपेंशन उसके लिए एज्यूम किया, इसमें से हम बाकी सारे कोफिशिएंट निकाल चुके हैं एक को छोड़ के, बट N1 को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो वही फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी है N1 के लिए, लैम्डा तो मल्टीप्लाई ऑर्डर पैरामीटर है, समेशन ओवर P CP P0 का कंट्रीब्यूशन CP, ये
लेकिन अब इसमें से हुआ क्या, ये सी पी कोफिशिएंट्स में से सी पी का फॉर्मूला मुझे मिल चुका है, सी एम का मिला है, बट आप एम की जगह पी रख दो तो सी पी का फॉर्मूला मिल चुका है। लेकिन ये फॉर्मूला केवल तब वर्क करता है जब एम या पी इज़ नॉट इक्वल टू एन। इसमें सारे आंसर हैं केवल एक आंसर छोड़ के। तो हम यहाँ पे क्या ट्रिक करते हैं, इस समेशन सीरीज़ को मैंने एक्चुअली दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। एक पार्ट को मैंने, आप देखेंगे लिखा ऐसी है सी पी पी ज़ीरो, ये भी सी पी पी ज़ीरो लिखा हुआ है लैम्डा समेशन, लेकिन इस समेशन के ऊपर मैंने एक डैश लगा रखा है। ये डैश लगाने का मतलब ये है, इस डैश का मतलब है समेशन ओवर पी डैश का मतलब ये है समेशन पी की सारी वैल्यू के ऊपर है केवल एक वैल्यू को छोड़ के। कौन सी वैल्यू, पी नॉट इक्वल टू एन, पी बराबर एन वाली वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू सम करके यहाँ लिखी हुई है। जैसे n बराबर माना 7 का केस हम देखें तो इस समेशन के अंदर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे के सारे टर्म्स हैं, पर जब मैं डैश के ऊपर समेशन लिखता हूं तो इसका मतलब C1 C2 C3 C4 C5 C6 और उसके बाद 7th नहीं है, C8 C9 C10 बाकी सारे हैं। 7th वाला हमने इस सीरीज से बाहर कर दिया। समेशन तो आपको सारे उसके ऊपर करना है, पर डैश वाले नोटेशन में हम क्या कर रहे हैं, डैश नोटेशन का मतलब है एक टर्म को छोड़ के बाकी सारे टर्म इस समेशन में अभी भी शामिल है। कौन सा वाला टर्म इस समेशन में नहीं है, समेशन का इंडेक्स जहाँ पे उसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है, n के बराबर। और वो जो अकेला टर्म है वो मैंने इस सीरीज से बाहर लिख दिया। वो टर्म कितना होगा, लैम्डा CN n0। तो ये दोनों टर्म मिला के अकेले इस टर्म के बराबर हैं। इस समेशन में सारे के सारे टर्म हैं, डैश समेशन में एक टर्म छोड़ रखा है और वो टर्म हमने कहाँ लिख रखा है, अलग। इन टर्म्स को आप इस तरह से सोच सकते हैं, नया वाला nth कैट कितना है, अनपर्टर्ब्ड कैट, ओके, प्लस करेक्शन, ये दोनों मिला के करेक्शन है। ये करेक्शन किस तरीके का है, करेक्शन को हमने ये जो एज्यूम किया n1 को, ये जो एज्यूम किया, इसका मतलब क्या है, n1 में हम सारे अनपर्टर्ब्ड स्टेट्स की मिक्सिंग समझ रहे हैं। P10 की मिक्सिंग C1, 20 की मिक्सिंग C2 एंड सो ऑन। तो ये जो P डैश वाले टर्म्स हैं ये बहुत सारी स्टेट्स की मिक्सिंग है, 10 की, 20 की, 30 की, 40 की, 50 की, 60 की, उसके बाद सीधे 80 की। ये सारी स्टेट्स की मिक्सिंग है केवल खुद nth स्टेट को छोड़ के, इसीलिए मैंने इसे मिक्सिंग ऑफ अदर स्टेट्स लिखा है। nth स्टेट में करेक्शन ढूंढ रहे हो, nth स्टेट की कितनी मिक्सिंग है उसको छोड़ के बाकी सारी मिक्सिंग है, और खुद nth स्टेट की मिक्सिंग कितनी है वो ये है, सेल्फ मिक्सिंग मैंने इसे लिखा है दिस इन अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ओके दिस। इसको आप इस तरह सोचिए, इस फिगर में हुआ क्या है, ये आपका अनपर्टर्ब्ड nth स्टेट थी, बाद में ये चेंज होके बन रही है n में। n खुद कितना है, अनपर्टर्ब्ड वाला प्लस उसमें फर्स्ट ऑर्डर का करेक्शन। सिंबॉलिकली फर्स्ट ऑर्डर का करेक्शन ये है, n1 ये है सिंबॉलिकली, दिस इज जस्ट सिंबॉलिकली, इसका कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं है, ठीक है, कैट इस तरह से चेंज नहीं होते हैं, बट ये करेक्शन। तो ये जो हमने एक्सपेंशन किया इस फॉर्म में कि C1 10 प्लस C2 20, उसका मतलब क्या है, ये जो n1 है इसको हम खुद क्या मान रहे हैं, इसमें थोड़ा हिस्सा 10 का है, कितना हिस्सा C1, और इसमें थोड़ा हिस्सा 20 का है, कितना C2, और थोड़ा हिस्सा 30 का, और थोड़ा 40 का, और थोड़ा हिस्सा n0 का भी है। तो उन हिस्सों को हमने किस रूप में लिखा है, n1 में खुद n0 का हिस्सा ये अकेला टर्म, और बाकी सबका कंट्रीब्यूशन एक समेशन सीरीज के रूप में, ओके दिस। तो ये सेल्फ मिक्सिंग, तो इस टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा, अगर n कैट इतना है, आप इसे वेव फंक्शन सोचिए, तो इसका स्टार कितना होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसको आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट समझ सकते हैं, इसको आप साई n0 की तरह सोचिए, साई n0 नहीं, साई n इस समय, और ये है साई n स्टार। नए सिस्टम का टोटल वेव फंक्शन, नए सिस्टम के टोटल वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, n0 का डुअल या उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जिसको हम बाद में ब्रा वेक्टर कहेंगे, ओके, या डुअल वेक्टर, n0 का डुअल, ये वाला n0 डुअल। लैम्डा एक रियल क्वांटिटी है, 0 से 1 के बीच वेरी होती है, तो उसका स्टार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लैम्डा ऐसी समेशन पी डैश। ये कोफिशिएंट्स जो हैं CP क्वांटम मैकेनिक्स में, ये कोफिशिएंट इन जनरल कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, ये पॉइंट मुझे मेंशन करना चाहिए था। रियल स्पेस में मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किसी भी वेक्टर को आप कैसे बना सकते हैं, AI प्लस BJ। ये जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट जिन्हें हम कहते हैं, ये नॉर्मल हमारे वेक्टर्स की दुनिया में रियल होते हैं, 2 होगा 3 होगा दिस, पर क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम ये कह रहे हैं C1 10 प्लस C2 20 एंड सो ऑन, ये कोफिशिएंट्स इन जनरल कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो जब इस स्टेप से इस स्टेप जाने में आप सोचिए, नोटेशन के अलावा बाकी हमने बेसिकली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया इस इक्वेशन का, तो लैम्डा तो रियल था तो उसका तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं बना, पर ये CP जो हैं ये कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, तो यहाँ CP का स्टार आएगा, और P0 स्टेट के बजाय उसका डुअल, साई P की जगह साई P स्टार टाइप का, ओके। लास्ट टर्म में साई n, लैम्डा साई n, लैम्डा रियल है, और साई CN की जगह CN स्टार n नॉट, तो ये कैट डुअल। हम ये डिमांड कर रहे हैं नया कैट जो है ये भी नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए,
एन का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, इसका और इसका प्रोडक्ट। इंटीग्रल फॉर्म में आप सोचें साई एन स्टार साई एन का इंटीग्रल ओवर डी टाउ कितना होना चाहिए 1, ये हम डिमांड कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं नया कैट भी नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए दिस। तो इसका इस एन को मैंने ये लिखा है ये वाला, और इसके डुअल को ये जो ये ऊपर की 2 लाइंस थी दिस इंटू दिस इक्वल टू 1। अब आप यहाँ टर्म बाय टर्म हर डुअल को यहाँ वाले हर कैट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। इसके साथ जब मैं कहता हूँ यहाँ बहुत सारे टर्म्स हैं, लेकिन लैम्डा कांस्टेंट है, समेशन हम बाद में कर लेंगे, एक एक टर्म का पहले इनर प्रोडक्ट ले लेंगे, सम बाद में कर लेंगे। सी क्यू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, इनर प्रोडक्ट केवल बनेगा N0 का Q0 के साथ। तो देखिए इनर प्रोडक्ट आपके किस तरह के बनेंगे, N0 का N0 के साथ, N0 का Q0 के साथ। यहाँ ये Q कहाँ से आया इसकी बात मैं अभी करता हूँ। N0 का प्रोडक्ट N0 के साथ, सेकेंड वाले टर्म का प्रोडक्ट लेंगे, समेशन तो आ जाएगा, P0 का प्रोडक्ट N0 के साथ, P0 का प्रोडक्ट Q0 के साथ, P0 का इनर प्रोडक्ट N0 के साथ, लास्ट टर्म N0 का इनर प्रोडक्ट N0 के साथ, N0 का इनर प्रोडक्ट Q0 के साथ, N0 का प्रोडक्ट N0 के साथ। लेकिन अब यहाँ पे पहला पॉइंट ये Q क्यों आया, यहाँ तो मैंने दोनों जगह समेशन का इंडेक्स P रखा था, यहाँ एक टर्म में तो समेशन के इंडेक्स को P ही रखा, P डैश वाले को, लेकिन दूसरी जगह समेशन का इंडेक्स Q विद अ डैश रख दिया। क्यों, रिपीटेड इंडेक्स का नोशन। टेंसर्स में आप जानते हैं अगर मैं टेंसर नोटेशन यूज़ कर रहा होता, आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन यूज़ कर रहा होता, मेरे को ये P लिखने की जरूरत भी नहीं थी। P रिपीटेड इंडेक्स टाइप का है तो उसके ऊपर समेशन क्या है, इम्प्लाइड। पर चलो यहाँ पे हमने डेलिबरेटली आइंस्टीन कन्वेंशन ना यूज़ करके समेशन का साइन लिखा है, बट उसके बावजूद अगर आप P वाला इंडेक्स एक जगह यूज़ कर चुके हैं समेशन के लिए C110 प्लस C220 प्लस C330, तो उसी सिंबल को उस एक्सप्रेशन में दूसरी जगह यूज़ ना करें। समेशन का इंडेक्स डमी होता है, तो इस टर्म में मैंने उसे P लिखा और इस वाले टर्म में उसे क्या लिख दिया, Q लिख दिया। यहाँ ये समस्या नहीं थी, यहाँ ये दोनों टर्म्स एक ही साथ नहीं आ रहे थे, ये अलग एक्सप्रेशन था, ये अलग एक्सप्रेशन, तो यहाँ मैं दोनों जगह समेशन के इंडेक्स को P लिख सकता था, लेकिन यहाँ मैंने उसे क्या कर दिया, जी। तो अगर आप इस तरह से इसे मल्टीप्लाई करें, ओके, इस पूरे समेशन को एक ही टर्म समझें, तो कुल यहाँ आपको 9 इनर प्रोडक्ट मिलेंगे, इस पहले का इन 3 के साथ, दूसरे का 3 के साथ, तीसरे का 3 के साथ। लेकिन हम जो अपना आंसर इससे में निकाल रहे हैं वो केवल लैम्डा ऑर्डर तक है, आप फर्स्ट ऑर्डर तक की कैलकुलेशन कर रहे हैं। लैम्डा स्क्वायर और हायर टर्म्स को आप भूल चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर तक के करेक्शन का यही मतलब है। नहीं तो इस सीरीज़ में हायर टर्म्स भी तो थे, लैम्डा स्क्वायर टाइम्स N2 प्लस लैम्डा क्यूब N3 प्लस दिस, लेकिन आपने हायर टर्म्स को क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट किया है। हायर टर्म्स मतलब लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा क्यूब वाले टर्म्स को, वही चीज़ आप यहाँ भी करेंगे। इस मल्टीप्लिकेशन में आपको लैम्डा की सारी पावर्स मिलेंगी। लैम्डा के टर्म्स में देखो, दिस टर्म इंटू दिस टर्म विदाउट लैम्डा, दिस टर्म इंटू दिस टर्म एक लैम्डा, दिस टर्म इंटू दिस टर्म एक लैम्डा, इस टर्म में सेकंड टर्म में अपने आप एक लैम्डा है, दिस इंटू दिस एक लैम्डा की पावर आएगी, दिस इंटू दिस उसमें लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। ये टर्म हमें कंसिडर ही नहीं करना है। ये जो समेशन P डैश और समेशन Q डैश का जो प्रोडक्ट आएगा, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं, पर हमें इस समय उस टर्म को ड्रॉप करना है, क्योंकि वो किस ऑर्डर का है, लैम्डा स्क्वायर। हम केवल फर्स्ट ऑर्डर तक की एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को भी हम केवल फर्स्ट ऑर्डर तक इंश्योर करना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर पे हमारा नया वेव फंक्शन क्या हो, नॉर्मलाइज। तो लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर छोड़ दो, लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर ये भी छोड़ दो, लैम्डा इंटू ये वाला, हाँ ये टर्म रहेगा, लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर ये भी छूट जाएगा, लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर ये भी छूट जाएगा। तो आपके नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो रहे हैं, काफ़ी कम। लेट मी राइट देम, N0 N0 दिस इंटू दिस प्लस N0 इंटू दिस, लैम्डा बाहर, बाकी समेशन को मैंने ऐसे लिखा है। अच्छा, N0 का इनर प्रोडक्ट लूँगा समेशन Q डैश सी क्यू क्यू नॉट के साथ, प्लस N0 का इनर प्रोडक्ट इसके साथ, लैम्डा और Cn कांस्टेंट हैं, N0 का इनर प्रोडक्ट N0 के साथ। फर्स्ट वाले का मल्टीप्लिकेशन तीनों के साथ आया। सेकंड वाले का, इसका मल्टीप्लिकेशन आपको केवल इसके साथ लेना है, मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलना चाहिए, इनर प्रोडक्ट, इसका इनर प्रोडक्ट केवल इसके साथ। क्यों, इसके और इसके साथ इसका इनर प्रोडक्ट लैम्डा स्क्वायर ऑर्डर का बनेगा, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसका इनर प्रोडक्ट इसके साथ, फर्स्ट टर्म समेशन P डैश CP स्टार P नॉट और दूसरा टर्म N नॉट, ठीक है। फिर सिमिलरली थर्ड टर्म, इसका भी इनर प्रोडक्ट केवल इसके साथ लेंगे। बाकी टर्म्स को मैंने ऐसे लिखा है, ऑर्डर ऑफ लैम्डा स्क्वायर, बाकी टर्म्स हैं पर वो किस ऑर्डर के हैं, लैम्डा स्क्वायर। ऐसे इस थर्ड टर्म को केवल फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, लैम्डा Cn स्टार N नॉट N नॉट, ये हो गया। प्लस यहाँ भी बाकी टर्म्स बन रहे हैं पर वो किस ऑर्डर के हैं, लैम्डा स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में हम नॉर्मलाइजेशन के कारण डिमांड कर रहे हैं ये सारा कितने के बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। तो अब आप देखिए चीज़ें, क्योंकि यहाँ जितने भी इनर प्रोडक्ट्स अब आपके हैं वो N नॉट या N नॉट Q नॉट, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, N नॉट P नॉट N नॉट N नॉट।
अनपर्टर्ब्ड वाले वेव फंक्शंस के या कैट्स के आपस के इनर प्रोडक्ट हैं, और अनपर्टर्ब्ड सेट हमारा है ऑर्थोनॉर्मल सेट। ये हमें पता है, दोनों सेम होंगे तो 1, अलग अलग होंगे तो 0। सो लेट्स यूज दिस नॉलेज ओवर हियर। n0 का प्रोडक्ट 1, n0 का प्रोडक्ट q0 के साथ, आप इसे शायद लिखते डेल्टा एन क्यू, कि n और q सेम होंगे तो 1 नहीं तो 0। पर q के साथ जरा इस समीशन का इंडेक्स देखो, q डैश का मतलब क्या है, q की सारी वैल्यू के ऊपर सम है, q सारी वैल्यू ले सकता है सिवाय एक वैल्यू को छोड़ के, कौन सी, n वाली वैल्यू को छोड़ के, और आप इनर प्रोडक्ट n के साथ ही ले रहे हैं, मतलब n माना 7 है, 7th स्टेट का अनपर्टर्ब्ड वाले का इनर प्रोडक्ट फर्स्ट के साथ 0, q की वैल्यू 2 भी 7th का 2 के साथ 0, 7 3 0, 7 4 0, 7 5 0, 7 6 0, और 7 तो इस समेशन में शामिल ही नहीं है, q डैश का मतलब q की वैल्यू 7 नहीं हो सकती। तो ये जितने भी इनर प्रोडक्ट्स हैं, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनर प्रोडक्ट हो सकते हैं अगर q की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, लेकिन जिस वैल्यू के साथ इस इनर प्रोडक्ट ने सर्वाइव करना है वो वैल्यू इस समेशन के अंदर है ही नहीं, तो दिस वैनिशेस 0। यहाँ लैम्डा Cn और n0 1 डन, प्लस यहाँ भी फिर वही कहानी आ रही है, P0 का इनर प्रोडक्ट n0 के साथ, नॉर्मली आप इसे लिखते डेल्टा Pn। हाँ, P अगर P समेशन का इंडेक्स है, अगर P बदलते बदलते कभी ठीक n के बराबर हो जाए तो 1 बन जाएगा, अदरवाइज 0। पर क्या P डैश के कारण कभी n के बराबर बन सकता है? P डैश का मतलब है P सारी वैल्यू ले सकता है लेकिन खुद ये n वाली वैल्यू नहीं ले सकता है, तो ये प्रोडक्ट भी कभी भी 1 नहीं बनेगा, हमेशा 0। प्लस ऑर्डर ऑफ लैम्डा स्क्वायर के टर्म तो हमने लिखे ही नहीं आगे, और ऐसे ये टर्म लैम्डा Cn स्टार n0 1, तो आपके लास्ट में केवल 3 टर्म बच रहे हैं, 1 प्लस लैम्डा Cn प्लस लैम्डा Cn स्टार इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल करो, आपको मिला ये लैम्डा Cn, इस n1 को अगेन मैं सप्रेस कर देता हूँ, लैम्डा Cn प्लस Cn स्टार बराबर 0। लैम्डा तो कांस्टेंट है, लास्ट में हमने इसे 1 सेट करना है, तो ये तो 0 नहीं है, इसका मतलब Cn प्लस Cn स्टार कितना है, 0। किसी नंबर और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का सम 0 है, इसका मतलब वो नंबर क्या होना चाहिए, प्योरली इमेजिनरी। ओके, अगर c बराबर a प्लस आइटा b है तो c स्टार कितना होता है, a माइनस आइटा b, दोनों को ऐड करो कितना बनता है 2a, लेकिन 2a की जगह हमें इस समय 0 मिल रहा है, नंबर प्लस उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 0 है, इसका मतलब नंबर में रियल पार्ट हो ही नहीं सकता, कॉम्प्लेक्स पार्ट ऐड करने पे ख़त्म हो रहे हैं। तो यहाँ से आपको ये जो Cn क्या है वो सारे कोफिशिएंट पता लग गए थे, केवल एक को छोड़ के nth वाला, ये वो nth वाला कोफिशिएंट तो है Cn, वो जो समेशन सीरीज से बाहर था। हमें इसके बारे में इतना नॉलेज पता लगा, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं लगी पर इतना पता लग गया है कि ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी, C प्योरली इमेजिनरी है, और माना वो आइटा अल्फा है, लेट्स मी से इट इक्वल टू आइटा अल्फा, ठीक है, जहाँ पे अल्फा इटसेल्फ रियल है, ठीक है। तो Cn वो जो लास्ट वाला एक कोफिशिएंट रह गया था अननोन वाला, खुद C7, अगर हम 7 सोचें, C1 C2 C3 C6 C8 वगैरह तो सब पता लग गए थे, लेकिन खुद C7 पता नहीं लगा था, C7 अब पता लग गया है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं लगी पर ये पता लगा है C7 जस्ट कितने के बराबर है, आइटा टाइम्स अल्फा। ओके, आइटा टाइम्स अल्फा को हम कहते हैं फेज़, ये प्योरली एक फेज़ फैक्टर है, इसमें रियल पार्ट नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड जो है, इनफैक्ट इसका मैग्नीट्यूड नहीं 1 प्लस आइटा अल्फा का। तो अब मेरा काम पूरा हो गया, अब मेरा आंसर ये रहा, इनफैक्ट इस आंसर को मैंने सेकंड स्टेज के बाद लिखा है, वैसे सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन के बाद, बट लेट मी राइट इट ओवर हियर ऑल्सो। En1 तो ये था, एनर्जी का फर्स्ट ऑर्डर का करेक्शन कितना होता है, इतना, मतलब अगर आपको अब इस परटर्ब्ड सिस्टम की एनर्जी कोई पूछे तो आप उसे ये आंसर दे सकते हैं। अब मैंने लैम्डा बराबर 1 रख दिया है, नई एनर्जी बराबर अनपर्टर्ब्ड एनर्जी प्लस इतना करेक्शन, कितना करेक्शन, जो कि इतने के बराबर होता है, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द परटर्बेशन हैमिल्टोनियन इन द nth अनपर्टर्ब्ड स्टेट, ये हो गया एनर्जी का करेक्शन। आपको कोई नया वाला कैट पूछे, आप बोलेंगे पुराना वाला nth वाला कैट उठाओ, उसमें n1 ऐड कर दो, यहाँ भी मैंने लैम्डा को अब 1 रख दिया है, n1 खुद कितना होता है, n1 का एक्सप्रेशन आपने ये लिखा है, आपने n1 का एक्सप्रेशन लिखा समेशन p डैश Cp P0 प्लस Cn n0, ये करेक्शन जो है ये खुद सारे के सारे अनपर्टर्ब्ड कैट्स के कंट्रीब्यूशन से बना है, उसमें से बहुत सारे कंट्रीब्यूशन इस समेशन के अंदर हैं p डैश, और एक जो टर्म छूटा है वो अलग से लिखा है। Cp की वैल्यू हमने निकाली थी, Cp की वैल्यू ये है, ये h डैश Pn ओवर En0 माइनस EP0, ये इन Cp कोफिशिएंट्स की वैल्यू है, इसको P0 से मल्टीप्लाई करो समेशन p डैश, ये प्लस Cn मेरे को पता लगा ये केवल कितने के बराबर है, आइटा अल्फा। तो ये रहा मेरा करेक्शन कैट, इतना करेक्शन होता है, ये इसकी वैल्यू इतनी है,
तो टोटल कैट कितना हो जाएगा, नया वाला टोटल कैट कितना है, नया वाला टोटल कैट बराबर करेक्शन किस में ऐड करना है, पुराने वाले कैट में ऐड करना है, n0 प्लस वेव फंक्शन लैंग्वेज में सोचें, पुराने वाले वेव फंक्शन में ये करेक्शन प्लस ये करेक्शन मिला के आप देख रहे हैं ये भी n0 और ये भी n0 आ रहा है। ये तो पुरानी स्टेट यहाँ से स्टार्ट की थी, और जो करेक्शन है करेक्शन में भी खुद n0 का हिस्सा भी है, जिसे मैं सेल्फ मिक्सिंग कह रहा था। ये कुल मिला के करेक्शन है, ये वाला टर्म करेक्शन। लेकिन वो करेक्शन भी कैसा है, इसमें बाकी स्टेट्स की मिक्सिंग तो आ चुकी है, लेकिन खुद उस स्टेट की भी थोड़ा मिक्सिंग आई है। दिस इज इंपॉर्टेंट। हुआ क्या है, पहले आपका कैट ये था, अब कैट ये बन गया, इतना इसमें चेंज आया, कितना चेंज आया, n1 के बराबर। ये इस n1 में 10 का हिस्सा भी है, और 20 का हिस्सा भी है, और 30 और 40 और 70 और 50 और सबका हिस्सा है, वो इससे यहाँ है। लेकिन खुद इसमें खुद n0 का हिस्सा भी है, n0 की भी इतनी मिक्सिंग और हो गई है। ये करेक्शन जो है, इतना हिस्सा n0 का भी एक्स्ट्रा शामिल हुआ है। इतना हिस्सा तो पहले से था, लेकिन इतना हिस्सा करेक्शन के कारण n0 का और आ चुका है। इन स्टेट्स की हिस्सेदारी पहले कहीं नहीं थी। पहले ये स्टेट प्योरली n0 थी, 70, 60, 50 वगैरह नहीं था, 70। लेकिन अब 70 स्टेट के अलावा उसमें थोड़ा 10 भी ऐड हुआ है, थोड़ा 20 भी, थोड़ा 30 भी, थोड़ा 40 भी, थोड़ा 50 भी, 60 भी, और थोड़ा 70 भी ऐड हुआ है, और फिर 80, 90, 10। सारे स्टेट्स की क्या हो चुकी है, मिक्सिंग। मिक्सिंग किस कारण से हुई है, पर्टर्बेशन के कारण। लेकिन अगर मैं इन दोनों टर्म्स को एक साथ शामिल करूं इनको, तो ये टर्म कितने के बराबर है, n0 और 1 प्लस आइटा अल्फा। n0 वाली स्टेट का जो ओवरऑल उसका कांस्टेंट है वो किस के बराबर है, 1 प्लस आइटा अल्फा। आप अगर यहाँ पे लैम्डा को हम थोड़ी देर के लिए अगर रिटेन करते तो इस अल्फा के साथ एक लैम्डा मल्टीप्लाइड होता, तो ये टर्म एक्चुअली इतना बनता। और आप चेक कर सकते हैं 1 प्लस आइटा अल्फा टू द पावर लैम्डा, बेसिकली मैं लिख सकता हूँ ई टू द पावर आइटा अल्फा लैम्डा। आप कहेंगे नहीं जी ये तो इतना नहीं होता है। ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन कितना होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस सो एंड सो ऑन। पर अगर हम केवल लैम्डा ऑर्डर तक वर्क कर रहे हैं तो इन टर्म्स को आप फिर से ड्रॉप कर दें, तो 1 प्लस आइटा अल्फा लैम्डा ये इतने के बराबर तो है, और फिर से आप लैम्डा को 1 रख दें। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ ये n0 के जो दोनों कोफिशिएंट्स हैं, अगर आप इनको एक साथ कलेक्ट कर लें तो यहाँ से ओरिजिनल कोफिशिएंट 1 और आइटा अल्फा सेल्फ मिक्सिंग के कारण और मिला है। तो नेट कोफिशिएंट n0 का जो है वो कितना हो चुका है, 1 प्लस आइटा अल्फा। और 1 प्लस आइटा अल्फा को जिस अप्रॉक्सीमेशन में आप वर्क कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर तक की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आप इसको लगभग ई टू द पावर आइटा अल्फा के बराबर मान सकते हैं। तो हुआ क्या है, कहानी का सार लास्ट में ये है, कैट्स के टर्म में सार ये है। मैं अब आपको 70 के टर्म में एग्जांपल देता हूँ। पहले मेरी स्टेट प्योरली 70 थी। 70 स्टेट होने का मतलब 70 को मैं मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूँ, 0 टाइम्स 10 प्लस 0 टाइम्स 20 प्लस 0 टाइम्स 30 प्लस ऐसे ऐसे होते थे 1 टाइम्स 70 प्लस 0 टाइम्स 80। इसको भी मैंने सुपरपोजिशन की फॉर्म में लिख दिया है, सारी स्टेट्स का सुपरपोजिशन है। लेकिन 10 का हिस्सा कितना है, 0, 20 का हिस्सा 0, 30 का हिस्सा 0, 70 का हिस्सा 1। प्योर स्टेट। इस समय ये स्टेट स्टार्टिंग स्टेट हमारी सुपरपोज स्टेट नहीं थी। कैसी स्टेट थी, प्योर। उसमें केवल 70 का कंपोनेंट 1 था और बाकी सबका कंपोनेंट 0। पर्टर्बेशन के बाद क्या हुई कहानी, पर्टर्बेशन के बाद 70 का जो कोफिशिएंट है वो इतना हो चुका है, 1 प्लस आइटा अल्फा या ई टू द पावर आइटा अल्फा। 70 वाली स्टेट का हिस्सा सबसे ज़्यादा अभी भी है, वो हिस्सा कितना है, या तो 1 प्लस आइटा अल्फा या ई टू द पावर आइटा अल्फा, आप उसे समझ लें ये। लेकिन अब इसमें थोड़ा हिस्सेदारी 10 स्टेट की भी आ चुकी है। पर्टर्बेशन के कारण अब स्टेट प्योर ना रह के उसमें थोड़ा हिस्सा 10 का भी है। कितना हिस्सा है 10 का, C1 के बराबर। और C1 की वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, C1 की हिस्सेदारी है थोड़ा C10, और C2 की हिस्सेदारी है थोड़ा 20, और C3, C4 और दिस। तो ये है इनिशियली कहानी, ये थी। इनिशियल स्टेट जो है वो केवल एक प्योर स्टेट थी, उसमें n0 का कंट्रीब्यूशन था केवल, बाकी सबका कंट्रीब्यूशन 0 0 0 0 0। पर्टर्बेशन अप्लाई करने के बाद फर्स्ट ऑर्डर तक का रिजल्ट ये कह रहा है, अब कहानी क्या हो गई, 10 की थोड़ा मिक्सिंग है, कितनी, C1, 20 की कितनी मिक्सिंग है, C2, 30 की कितनी मिक्सिंग है, C3। C1, C2, C3 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल C3 की वैल्यू चाहिए H-37, थर्ड और सेवन्थ की मिक्सिंग, H-37 ओवर E70 माइनस E30, कितनी मिक्सिंग है। और खुद n0 की हिस्सेदारी पहले 1 थी, प्योरली प्योर स्टेट थी। अब n0 की हिस्सेदारी भी 1 प्लस आइटा अल्फा हो चुकी है। 1 प्लस आइटा अल्फा क्यों, 1 तो हिस्सा तो वो खुद अनपर्टर्ब्ड स्टेट से लेके आया, और इतना उसे फेज फैक्टर जो हमने Cn अलग से इवेलुएट किया आइटा अल्फा वहाँ से मिला, तो उसका नेट
पार्ट जो है इतना हो चुका है, ओके। लेकिन अगर हम इसे मॉडुलस के टर्म में डिस्क्राइब करें, ई टू द पावर आइटा अल्फा का मॉड भी कितना होता है, 1 होता है, ओके। सो बेसिकली n0 वाली स्टेट का केवल फेज चेंज हुआ है और बाकी स्टेट्स की थोड़ा मिक्सिंग हुई है, ओके। तो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर हियर। थैंक यू एवरीबॉडी।